नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की पहलगाम घाटी। जी एक ऐसा हमला जिसने सबको दहला दिया था। 26 जानें गईं। हाँ, और आज हम इसी घटना के जो अलग अलग पहलू हैं, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये हमला हुआ था पहलगाम के पास ही बेसरण घाटी में। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। अच्छा। और जो शुरुआती जानकारी आई, खबरें आई, उनके मुताबिक 5 हमलावर थे और उन्होंने बिल्कुल अंधाधुंध गोलीबारी की टूरिस्ट पे। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी था कि उन्होंने शायद धर्म पूछकर निशाना बनाया। हाँ, ऐसी खबरें भी थी कि पीड़ितों से उनका धर्म पूछा गया, कलीमा पढ़ने को कहा गया, और उनमें हिंदू और एक ईसाई पर्यटक भी शामिल थे जिन्हें खास तौर पे निशाना बनाया गया। ये तो बहुत ही भयानक बात है। तो कुल मिला के 25 पर्यटक और एक स्थानीय, हाँ, एक पोनी वाला, उसकी भी जान चली गई और 16 लोग घायल भी हुए। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिर इसके पीछे था कौन, किसने किया ये? देखिए, शुरू में तो दी रेजिस्टेंस फ्रंट, मतलब टीआरएफ, उसने जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ को लश्कर तैयबा एलईटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाँ, टीआरएफ का नाम आता रहता है। जी, पर दिलचस्प बात यह हुई कि बाद में टीआरएफ ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार क्यों किया? शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव या फिर जो इसके नतीजे हो सकते थे उससे बचने के लिए, कहना मुश्किल है। पर एनआईए, जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, हाँ, एनआईए, उनकी जांच में बात सामने आई कि ये हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और एलईटी से ही जुड़े थे। पाकिस्तानी नागरिक? तो ये एनआईए की जांच में कंफर्म हुआ? जी हाँ, और एक हमलावर का नाम भी सामने आया, हाशिम मूसा। और उसके बारे में जो खबरें आई वो और भी चौंकाने वाली थी। क्या क्या खबरें थीं? ये कहा गया कि वो कथित तौर पर पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है, स्पेशल सर्विस ग्रुप, एसएसजी, हाँ, उसका पूर्व कमांडो रह चुका था। अरे बाप रे, पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कमांडो? ये तो मामला बहुत ही संगीन हो जाता है फिर। बिल्कुल। तो एनआईए ने जांच कब शुरू की और आगे क्या क्या पता चला? गिरफ्तारियां हुई? एनआईए ने तो खैर अगले ही दिन 23 अप्रैल को ही केस अपने हाथ में ले लिया था और संदिग्धों के स्केच वगैरह भी जारी किए थे। और शक तो शुरू से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है। और गिरफ्तारियां? हाँ, गिरफ्तारियां हुई। इसी साल जून में 22-23 तारीख को 2 स्थानीय लोगों को पकड़ा गया, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर। अच्छा, स्थानीय लोग, उन पर क्या आरोप थे? उन पर यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। हाँ, वो सख्त कानून है। जी। आरोप यह है कि इन्होंने हमलावरों को पनाह दी थी, खाना खिलाया और दूसरी जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो सब मुहैया कराया। मतलब लोकल सपोर्ट मिला था हमलावरों को। जी। और इन्हीं दोनों ने पूछताछ में हमलावरों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर पुख्ता की। अच्छा, तो ये तो हुई जांच की बात, लेकिन इस हमले का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है ना। सीमा पार भी इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है, वो क्या था? हाँ बिल्कुल, भारत ने काफी सख्त रुख अपनाया। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर? इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे उन पर लक्षित हमले किए गए, एयर स्ट्राइक्स वगैरह। जवाबी कार्रवाई थी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, उन्होंने भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए भारत पर। दोनों तरफ से फिर दावे किए गए कि नागरिक और सैन्य नुकसान हुआ है। माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। बहुत ज्यादा। तनाव इतना बढ़ गया कि 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता हुई, उसके बाद जाकर कहीं युद्ध विराम लागू हो पाया। और इसी दौरान वो ड्रोन वाली बात खास तौर पर नोटिस की गई। सही कहा। हाँ, वो एक अहम पॉइंट है। CSIS, जो अमेरिका का एक बड़ा थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, हाँ, CSIS, उनके मुताबिक ये शायद पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह से खुले तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल एक युद्ध जैसी स्थिति में देखा गया। ड्रोन वॉरफेयर का एक तरह से पहला बड़ा उदाहरण था इस रीजन में। ये दिखाता है कि कैसे लड़ाई के तरीके भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का रोल कितना बढ़ गया है। जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम का, हमले का, फिर ये सैन्य टकराव का असर तो कश्मीर पर, वहां के लोगों पर और दोनों देशों के रिश्तों पर बहुत बुरा पड़ा होगा। टूरिज्म का क्या हुआ? अरे, टूरिज्म तो बुरी तरह प्रभावित हुआ। कश्मीर के इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत जरूरी है।
हमले के फौरन बाद तो जैसे सब ठप हो गया, बुकिंग्स कैंसिल, लोग डर गए। हालांकि 2 महीने बाद कुछ रिपोर्ट्स आईं कि श्रीनगर और पहलगाम में थोड़ी बेहतरी दिख रही है, कुछ टूरिस्ट वापस आने लगे थे, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं थी। और डिप्लोमेटिक लेवल पर कूटनीतिक रिश्ते, वो तो बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि, जो पानी के बंटवारे की बहुत पुरानी और अहम संधि है, उस पर बातचीत रोक दी। इंडस वाटर्स ट्रीटी। हाँ जी। और कुछ राजनयिकों को भी निकाल दिया गया। और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? पाकिस्तान ने भी कड़े कदम उठाए। उन्होंने शिमला समझौता, जो 1972 का है, उसे सस्पेंड कर दिया और भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। मतलब रिश्ते बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गए थे। जी। और चाटम हाउस जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक हैं, उन्होंने भी इस पे काफी लिखा कि कैसे इस घटना के बाद पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और भारत के लिए भी पॉलिसी लेवल पर क्या चुनौतियां खड़ी हुई। तो अगर हम देखें तो ये एक आतंकी हमला, इसने सिर्फ 26 जानें नहीं ली, इसने एक पूरे क्षेत्र के पर्यटन को लगभग तबाह कर दिया और 2 न्यूक्लियर पार वाले पड़ोसियों को मतलब करीब करीब जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया था। वे तो सही। और ये घटना एक और बहुत जरूरी बात दिखाती है कि कैसे आज के समय में आतंकवाद और जो मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन्स वगैरह, वो कैसे आपस में मिल रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है और ये एक बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा करता है हमारे सामने। सवाल ये कि ऐसी दुनिया में जहां एक तरफ आतंकवाद का खतरा लगातार बना हुआ है और दूसरी तरफ जंग लड़ने के तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो रही है, वहां हम शांति कैसे बनाए रखें और सबसे जरूरी इंसानी जिंदगी की हिफाजत कैसे करें। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पे मुझे लगता है हम सबको सोचने की जरूरत है।